इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? इसके दो रीज़न्स हैं। पहला है सिमेट्रिसिटी, यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जितना सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, रिपल्शन उतना कम होगा, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। दूसरा रीज़न है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? इट इज़ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन एक्सचेंज देयर पोजीशन। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम लोग बेरिलियम है 1s2 2s2, ये है हमारा फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। फिर हमारा आता है बोरोन 2s2 2p1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी खाली है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। ये खाली है तो पूरा को खाली है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। फर्ज कीजिए ये हमारा px है, ये py है और ये pz है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? किसी एक में हो सकता है, मान लीजिए px में है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये क्या हो रहा है? हमारा ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, एक होता है हमारा एक्सचेंज एनर्जी। जैसे सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन्स अगर है ऑर्बिटल्स में, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम लोग हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन का, तो ये क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगी? हमारी एनर्जी रिलीज करेगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के दो ही कारण होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन और पैरेलल स्पिन इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वैसे ऑर्बिटल्स में होने चाहिए इलेक्ट्रॉन जो डीजेनरेट है, मतलब कि सेम एनर्जी में। 2p में है तो सारे 2p में है, या d में है तो सिर्फ d में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पे मेरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए px py है और ये pz है, ये भी px py और ये pz है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे सब हाफ फील्ड है, एक फील्ड है, एक दो हाफ फील्ड है। यहाँ पे क्या होगा? हमारा स्पिन स्पिन रिपल्शन। स्पिन स्पिन क्या होगा? रिपल्शन के कारण इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेस स्टेबल होगा। इसका एक्सचेंज एनर्जी के कारण क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि x के लॉन्ग 2 इलेक्ट्रॉन है, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यही कारण है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तैयार हो गए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने के लिए। पहले जो पढ़ाया वही यहाँ पर भी हमको काम आएगा, इसीलिए पहले मैंने जो पढ़ाया इसकी नेसेसिटी को पूरी करने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा अगला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे सवाल भी आते हैं हमारे पास। तो पहले डेफिनेशन समझेंगे इसका हम लोग। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कहाँ से निकालना है इलेक्ट्रॉन को? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकालना है। दूसरा है आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, सॉलिड में नहीं। ठीक है, एक हमने एटम लिया है गैसियस स्टेट में, इसमें से हमने कुछ एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना? कैटायन। एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ और ये एनर्जी हमको देनी पड़ी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये ऑलवेज क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। कोई चांस नहीं है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? वी आर वर्किंग अगेंस्ट द अट्रैक्शन फोर्सेस एज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है हायर आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोअर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एटम। क्या मतलब हुआ हायर? हायर देखते हैं हम लोग, एम गैस, एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये बन गया एम प्लस, इसको हम लोग बोलेंगे IE1 मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहें इसमें से, फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी, ये बन जाएगा 2 प्लस गैस, जो एनर्जी हम लोग देंगे उसको बोलेंगे I2। तो ये I2 क्या हुआ? हायर आयनाइजेशन एनर्जी, माने अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी पड़ेगी वो होगा हायर आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या बोला, उसका मतलब क्या हुआ? IE2 इज़ ग्रेटर देन I1। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा न्यूक्लियर पे चार्ज क्या हो रहा? बढ़ता जा रहा। ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, तो उतना ही ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो इसमें हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं इसको, I3 अगर होगा तो I3 से ज़्यादा होगा, देन I2, देन I1, इस तरह से हायर ऑर्डर का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? लोअर वाले से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा चार्ज पॉजिटिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द एटम देन वी गेट प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें किसी एटम से तो हमें क्या मिलेगा? एक प्लाज्मा स्टेट मिलेगा। ये कहाँ पे होता है? इसके लिए हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कहाँ पे मिलेगा आपको? ये सन पे मिलेगा। ठीक है, सूरज पे। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो एटम से सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ से गायब हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो एटम से अटैच नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हुआ आयनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसका ट्रेंड देखेंगे। अगला लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला फैक्टर हमारा जो हमने पढ़ चुका है, साइज ऑफ द एटम। ठीक है, साइज ऑफ द एटम अगर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। कैसे? साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो हम लोगों को कम एफर्ट करना पड़ेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक है, साइज़ क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि नया ऑर्बिट, नया शेल ऐड हो रहा है। तो साइज इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हमारी डिक्रीज करेगी। सेम ट्रेंड यहाँ पर भी है, साइज इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, ये साइज मैटर करता है डाउन द ग्रुप, ये फैक्टर्स डाउन द ग्रुप काम करेगा। पीरियड में कुछ और काम करेगा जो हम आगे देखेंगे। ये समझ गए आप लोग? तो लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटाशियम, देन सोडियम, देन सॉरी उल्टा हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। नीचे क्या होगा? घटेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हम लोग देखते हैं अगला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सब आपको पढ़ा दिया था मैंने पहले, इसीलिए ताकि बाद में ना पढ़ाना पड़े।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों ने पढ़ा है, जो नेट अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज से क्या होता है, कम होता है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अगर बढ़े ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन, तो हमको उतना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो एनर्जी एनर्जी क्या होगी हमारी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। बस एक फैक्टर और है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लिखेंगे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड atomic orbitals have higher ionization energy। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रेसिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने को, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ग्राफ अब देखिए, बहुत कुछ इसमें समझना पड़ेगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये है आयनाइजेशन एनर्जी। लिथियम की है 520 किलो जूल पर मोल, बेरिलियम की 899 किलो जूल पर मोल, बोरोन की 801, 1086, 1402, 1314, 1681 और 2081 नियॉन की। क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम से बेरिलियम बढ़ी। क्यों बढ़ी? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताया है आप अलॉन्ग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। फिर अचानक से क्या हुआ, थोड़ी सी बेरिलियम से बोरोन गया तो क्या हो गया, घट गया। जबकि क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो ये बढ़ना घट गया। इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोरोन से कार्बन बढ़ा लीनियर, फिर कार्बन से नाइट्रोजन बढ़ा। बोरोन से कार्बन इंक्रीज़ हुआ ऑलमोस्ट अराउंड 200, ये 801 है, ये 1086 है। लेकिन कार्बन से जब हम लोग नाइट्रोजन जाते हैं तो क्या बढ़ा, ऑलमोस्ट 300 प्लस, 1086 से 1402, फिर घट गया। जबकि फिर से बढ़ना चाहिए था ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट ये घट गया। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन से फ्लोरीन बढ़ा, ठीक है, अराउंड 300, फिर यहाँ से अराउंड 400 बढ़ गया। ये कौन सा हमारा नोबल गैस नियॉन। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ तो देखते हैं। बेरिलियम के क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 और ये 2s2। ठीक है, क्या है ये फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। बोरोन का कैसा है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये 2s2 हो गया और ये 2p1 हो गया। बताया था पहले भी, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, इससे ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिस कारण से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेरिलियम की ज़्यादा है बोरोन से, ड्यू टू मोर स्टेबल कन्फिगरेशन, दैट इज़ फुल फील्ड। लास्ट ऑर्बिटल क्या है इसका, फुल फील्ड है, इसका लास्ट ऑर्बिटल फुल फील्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये स्टेबल है और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे मैंने बताया था ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 2s2 2p3, कुछ ऐसा।
ऑक्सीजन का क्या था 2s2 2p4, ठीक है। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है स्टेबल देन ऑक्सीजन। जो स्टेबल कन्फिगरेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसकी जो आयनेशन एनर्जी है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाइएगा तो मोर देन 350 से ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके घट गई, जबकि बढ़नी गई थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण ये हल्की सी घट गई थोड़ा सा। फिर एज द ट्रेंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण बढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है ज़्यादा बढ़ा। फ्लोरीन से नियॉन जुड़ गए, नियॉन के पास क्या है फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो हम लोग ट्रेंड समझ गए कि ऐसा क्यों है, इस टाइप का आपको ट्रेंड मिल रहा है आयनेशन एनर्जी का। सबसे ज़्यादा क्या है नियॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन नहीं आएगा, क्या आएगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, बोरोन आना चाहिए था मगर कौन आएगा बेरिलियम, देन बोरोन और देन आपका लिथियम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक है बेरिलियम और एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा और बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा होगा। बाकी जो ट्रेंड है वही रहेगा जो डिटरमाइन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण। अलॉन्ग द पीरियड आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 2 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने बता दिया आपको, एक बेरिलियम का और एक नाइट्रोजन का। ठीक है, इसमें अभी और पढ़ना है हम लोग को, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।